हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस बाय पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी बच्चों एंड कैसी चल रही है तैयारी? बहुत जल्दी जो एग्ज़ाम है आपका आने वाला है। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, साथ में रिवीजन भी टाइम से कर रहे हो एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, राइट? अब इसी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने का, है ना? क्योंकि अक्सर जो एग्जाम के पैटर्न्स है ना, उसमें देखा गया है कि जो लास्ट के 5 ईयर के स्पेशली जो पेपर्स होते हैं ना, वहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर रिपीट होते हैं। तो आपकी इस तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज के इस सेशन में मैं स्पेशली लेकर के आई हूँ एम्स का बीएससी नर्सिंग का पेपर, प्रीवियस ईयर 2024 का पेपर, राइट? 2024 का ये पेपर है जो आज हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, ओनली द बायोलॉजी सेक्शन। ठीक है, सिर्फ इसका बायोलॉजी जो सेक्शन है वो हम इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे 2024 के एग्जाम के अंदर। एंड आई एम वेरी श्योर कि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। एम्स बीएससी नर्सिंग की जब हम बात करते हैं, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप सभी का करियर जो है इस पे डिपेंड करता है। और एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ऑलरेडी मई स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्द पेपर आ जाएगा। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि उससे हमें एक तो आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कैसे रहा है, साथ साथ हमें ये पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है एग्जाम में। ठीक है, और यही रीज़न है कि हम इस पूरे पेपर को हम आज देखने वाले हैं कि बायो से क्या क्या पूछा गया था। चलो, पहला क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने है। प्लांट्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव शेप्स एंड साइजेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, हाँ, ये आपका जो क्वेश्चन है ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है। स्पेसिफिकली लीव के टाइप्स हम वहीं पर पढ़ते हैं और उसी में से सवाल पूछा गया है कि भाई जब प्लांट अलग अलग तरीके की लीव की शेप दिखाते हैं और साइजेस उनके होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट का। तो इस प्रॉपर्टी को आखिर बोला क्या जाता है? तो बेहद सिंपल क्वेश्चन। अब जल्दी से सभी लोग अपना आंसर जरूर मेंशन करो ताकि पता चल सके और फिर हम एनालाइज करेंगे कि हमने क्या जो आंसर है वो सही दिया था कि नहीं दिया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए, आंसर इज प्लास्टिसिटी। इसका सिंपल एंड क्लियर आंसर है बेटा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब प्लांट की एबिलिटी टू हैव और टू एडजस्ट देयर लीव शेप्स एंड साइजेस इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। यानी कि जब प्लांट्स अपनी लीव्स की शेप और साइज चेंज करते हैं एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में, उसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। और यही सिंपल सी टर्मिनोलॉजी यहाँ से आपको पूछी गई थी। ठीक है, तो इसको हम लिख भी लेंगे, प्लांट्स adjust shape and size of leaves in response to environment। ठीक है, एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में ही ये होता है, राइट? क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर, एकदम क्लियर। ठीक है, ठीक है। अब ये किस तरीके का एनवायरनमेंट? भाई एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी अगेंस्ट जो प्लांट है वो अपनी शेप को चेंज करेंगे। अब क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? वाटर अवेलेबिलिटी एक तो फैक्टर है इंपॉर्टेंट, है ना? वाटर अवेलेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा लाइट,
लाइट भी इम्पॉर्टेंट है। आपने कभी नोट किया हो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, प्रॉपरली प्लांट्स को जब पानी नहीं मिल रहा है ना, लाइट भी नहीं है, तो उस समय डेफिनेटली जो शेप है लीफ की और साइज है उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो वही प्लास्टिसिटी थी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। भाई बायोडाइवर्सिटी जो है उसके लॉस के लिए इनमें से, इन चार में से कौन सा वो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। पहला ऑप्शन है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सी ऑप्शन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एंड डी ऑप्शन इज बायोडाइवर्सिटी रिजर्व डिफॉरेस्टेशन। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। यहाँ पे आप पे ऑप्शंस देखोगे तो कोई भी ऑप्शंस ऐसा नहीं है जिसमें आपको डाउट भी हो। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्लियर है तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सोचो बेटा क्या हो सकता है, याद करो बायोडाइवर्सिटी को। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? सो क्या होता है बेटा बायोडाइवर्सिटी? सिंपल है, वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है ना, यही पढ़ा है हमने। वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स या लाइफ स्पीशीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं ऑन अर्थ। अब आपसे ये पूछा गया है कि इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पर कोई खतरा नहीं होता। तो पहला ऑप्शन देखें, अगर पहले ऑप्शन में लिखा है इन्वेजन, राइट तो बहुत सिंपल है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से वो कौन सा पार्ट है जो इसको लॉस नहीं करवाएगा, है ना। तो ऑप्शन देखो, अगर एलियन स्पीशीज इन्वेड होते रहेंगे यानी इस धरती से मिटते रहेंगे तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी का तो लॉस होगा ना भाई, स्पीशीज तो कम हो जाएंगे, है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी डेफिनेटली तब भी हो जाएगा, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट लॉस से तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी ही होगी, राइट। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें लिखा है बायोडाइवर्सिटी रिजर्व डिफॉरेस्टेशन। देखो बहुत क्लियर ऑप्शन है बेटा, है ना। आंसर में लिखा हुआ है कि भाई डिफॉरेस्टेशन जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिजर्व है डिफॉरेस्टेशन, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। सी बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए डिफॉरेस्टेशन, दिस रिजर्व डिफॉरेस्टेशन इज नॉट द फैक्टर, इंस्टेड ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी तो उस वजह से क्या हो सकता है ये वो आपको बता रहा है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस, अगर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा एरियाज के अंदर तो उसका कॉन्सिक्वेंस है ये, तो ये फैक्टर नहीं हुआ, ये उस बायोडाइवर्सिटी की वजह से होने वाली दिक्कत हो गई, ठीक है। सिंपल था ना, क्लियर था। अब यहाँ पर ये मत कंफ्यूज होना कि मैम यहाँ तो लिखा है रिजर्व डिफॉरेस्टेशन, तो इसका मतलब बेटा सिंपल है कि ये फैक्टर नहीं है, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं हो रही, पर क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में लाइफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस डिस्ट्रक्शन का कॉन्सिक्वेंस है ये, ठीक है। क्लियर बच्चे, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following activity which of the following factor affect the activity of enzyme? कौन सा वो फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है? क्या मॉइस्चर से अफेक्ट होती है, कि टेम्परेचर से होती है, या पीएच से होती है, या पीएच और टेम्परेचर दोनों से होती है? तो सोचो, याद करो एंजाइम का क्या काम है और वो एंजाइम किस वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा भाई। सोचो बच्चों सोचो। सो एंजाइम की एक्टिविटी बेटा क्या मॉइस्चर से अफेक्ट होगी? नहीं। टेम्परेचर से होगी? हाँ होगी। पीएच से होगी? हाँ होगी। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, पीएच और टेम्परेचर दोनों अफेक्ट करते हैं।
पर कैसे, यानी पीएच का क्या असर है और टेम्परेचर का क्या असर होता है एंजाइम के ऊपर। भाई जब हम पीएच की बात करते हैं तो पीएच एंजाइम की एक्टिव साइट को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? अफेक्ट एंजाइम साइट। ठीक है, जबकि जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर इंपैक्ट करता है मॉलिक्यूलर मोशन को। मॉलिक्यूलर मोशन, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? मॉलिक्यूलर मोशन को इसने अफेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा? डीनेचुरेशन। इट कॉजेज डीनेचुरेशन। तो इस तरीके से टेम्परेचर और पीएच दोनों का रोल होता है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने में। ठीक है, क्लियर? जब भी डीनेचुरेशन होगी, उस डीनेचुरेशन की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पर असर पड़ेगा और एंजाइम जो है आपका काम कर रहा है उसके फंक्शन पे भी असर पड़ेगा। दोनों चीज़ों पर असर डालता है पीएच भी और आपका ये टेम्परेचर भी। क्लियर है बेटा? बढ़े आगे, बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडिंग थ्योरी स्टेट्स दैट। भाई स्लाइडिंग थ्योरी क्या बताती है? क्या बताती है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास ईच अदर व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर शॉर्टनिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट अकर। when myofilament slide past each other shortening of myosin filament occur। या फिर ऑप्शन डी कि जब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट वो शॉर्ट नहीं होते, वो बस स्लाइड होते हैं एक दूसरे से। तो आप याद करो इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट इज दिस स्लाइड थ्योरी? स्लाइडिंग थ्योरी है तो कुछ तो स्लाइड हो ही रहा होगा, कुछ तो जरूर स्लाइडिंग हो रहा होगा। सोचो, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का है बेसिकली आपका ये टॉपिक, जिसमें आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बतानी है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठा हुआ है, तो अगर आपको ये थ्योरी याद नहीं है तब दिक्कत हो सकती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन तो क्या होता है इस थ्योरी के हिसाब से? ये एक्टिन मायोसिन करते क्या हैं भाई? क्या खेल है इनका? याद करो बच्चों। एक्टिन मायोसिन देखो, इस थ्योरी के हिसाब से बेटा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं वो छोटे नहीं होते, वो बस एक दूसरे से पास से स्लाइड करते हैं। इसका मतलब आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Actin and myosin do not shorten, they just slide by each other, और उसी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसी रीजन की वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होगी, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है। अब आप सभी को याद होगा कि मसल जो होती है वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बनी हुई होती है, और ये एक्टिन और मायोसिन कांस्टेंट लेंथ बना करके रखते हैं, ये छोटे नहीं हो जाते हैं। ठीक है, इनकी बस ये पास ऑन होते हैं एक दूसरे से, इसी वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो होगी, बस, और कोई रीजन नहीं है। पहले ऑप्शन में क्या लिखा था कि ये शॉर्ट हो जाते हैं और स्लाइड करते हैं बट छोटे नहीं होते, इसलिए ये गलत था। ठीक है, बी ऑप्शन में लिखा था मायोफिलामेंट स्लाइड
ईच अदर शॉर्टनिंग ऑफ एक्टिंग फिलामेंट अकर नहीं, किस कोई भी फिलामेंट दोनों में से ना एक्टिन ना मायोसिन शॉर्ट नहीं होता है। ठीक, सी में लिखा था स्लाइड करते हैं और मायोसिन फिलामेंट जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो अगेन सेम रीजन है बच्चे कि कोई भी फिलामेंट यहाँ पर शॉर्टन नहीं हो रहा। ठीक है, कोई फिलामेंट शॉर्ट नहीं हो रहा। और बेसिकली ये जो थ्योरी है किस पर बेस्ड है, याद करो किस पे, कोई बैंड वैंड है कि नहीं? कौन सा बैंड होता है जिसके अंदर एक्टिन फिलामेंट ज्यादा पाए जाएंगे, बताओ? आई बैंड, मसल के अंदर आई बैंड होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? एक्टिन है मायोसिन है? भाई एक्टिन है कि मायोसिन है? सी, इस आई बैंड के अंदर थिन फिलामेंट होते हैं एक्टिन के, पतले पतले एक्टिन के फिलामेंट, थिन फिलामेंट ऑफ एक्टिन। ठीक है, राइट। दी किसने थी बेटा ये थ्योरी? एग्जाम में ये भी तो पूछ सकता है कि भाई ये थ्योरी दी किसने थी, कौन थे वो साइंटिस्ट, क्या नाम है उनका जिन्होंने ये थ्योरी दी थी? Who has given this theory? This was given by A.V. Huxley। ठीक है, A.V. हग्सले ने ये स्लाइडिंग थ्योरी हमें बताई थी। बेसिकली इन्होंने इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, A.F. हग्सले ने बताया था मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये पूरा फिनोमिना। एंड जनरली इनके साथ और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के इसमें काम किया था इस थ्योरी को बताने में। एंड अराउंड 1954 के आसपास जो है ये थ्योरी हमारे पास आई थी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हिबरनेशन इज रिलेटेड टू स्लीप सेम एज मैराथन इज रिलेटेड टू, बताओ भाई। हिबरनेशन अगर स्लीप से रिलेटेड है तो मैराथन भाई किससे रिलेटेड होगी? स्लीप से, रेस से, रीड से या वॉक से? बहुत इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। क्या हो रहा है भाई, याद करो बेटा। हिबरनेशन कौन करता है? हिबरनेशन क्या होता है? हिबरनेशन, हिबरनेशन भालू वालू कुछ है याद? भालू वालू, भालू वालू का कुछ है आइडिया? सिंपल है बेटा, हिबरनेशन मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्लीप। कहाँ गया हिबरनेशन? ये रहा, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्लीप। भालू जो है ना वो हिबरनेट करता है। ठीक है, सो जब हिबरनेशन का मतलब स्लीप है तो भाई यहाँ पर मैराथन का मतलब क्या होता है? क्या मैराथन का मतलब सोना होता है? ना, मैराथन का मतलब रेस होता है? बिल्कुल होता है। मैराथन का मतलब रीड करना नहीं होता, वॉक करना नहीं होता, मैराथन में भागना होता है, जल्दी 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 जल्दी, है ना? सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्पेस बिटवीन टू जर्म लेयर, तीन जर्म लेयर होती है ना, सबको पता है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, यही है ना? तो इन जर्म लेयर के बीच में कि जो स्पेस है उस स्पेस का बेटा क्या नाम होता है? क्या नाम होता है उस स्पेस का? पढ़ा हुआ है बेटा, हमने पढ़ा हुआ है, थोड़े दिन पहले पढ़ाया था। थोड़े ही दिन पहले पढ़ाया था, सिंपल क्वेश्चन एकदम। क्या होती है बेटा? एक बॉडी कैविटी पढ़ी थी हमने, क्या था वो? सिलोम। तीन जर्म लेयर कौन कौन सी होती है बेटा? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और जब तीन लेयर प्रेजेंट होती है तो हम क्या बोलते हैं? ट्रिफ्लोब्लास्टिक।
है ना। 2 लेयर होती थी तो क्या बोलते थे, डिप्लोब्लास्टिक, है ना। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है भाई 3 लेयर प्रेजेंट है। तो जो कैविटी है वो क्या है भाई, जो कैविटी प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल और गट के बीच में, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, जो कि कवर है कंप्लीटली, कंप्लीटली लाइंड बाय बेटा मीजोडर्म। उसी को हमने सिलोम बोला था। जिसमें सिलोम होता है उन्हें सिलोमेट कहते हैं, जिसमें नहीं होता वही ए सिलोमेट कहते हैं, है ना। ये भी पढ़ा था हमने। स्यूडोसिलोम क्या था, कैविटी है बट प्रॉपर लाइंड कैविटी नहीं है, मीजोडर्म से कवर्ड नहीं होगी, इसलिए वो स्यूडोसिलोम। ए सिलोम का मतलब तो सिंपल था, बॉडी कैविटी है ही नहीं, और नन ऑफ द अबव तो यहाँ आएगा ही नहीं, ठीक है, नन ऑफ द 3, यहाँ पर ई मिसिंग है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी एज इट इज आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, घुमा फिरा के किसी और तरीके से आ जाए, क्या पता आपसे वो ये पूछ ले कि स्यूडोसिलोम क्या होता है, तो वहां पे क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, लिखा होगा अ कैविटी विच इज नॉट लाइंड बाय, है ना, ट्रू विच इज नॉट अ ट्रू कैविटी एंड नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, तो उसको क्या बोलेंगे। तो जो ना ट्रू कैविटी है ना ही वहां पर लाइनिंग है, उसी को जी हमने बोला था स्यूडोसिलोम, उसी को स्यूडोसिलोम बोला था बेटा। क्लियर है, समझ गए। अभी थोड़े दिन पहले हमने कवर भी किया था ये वाला सिलोम वाला पार्ट। चलो टेक्सोनोमी, ये आया टेक्सोनोमी, बहुत स्टार्टिंग में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सब पढ़ा था, है ना। चलो चेक करें आज कितने बच्चों को याद है टेक्सोनोमी क्या होता है, बता दो। व्हाट इज टेक्सोनोमी, क्या है बेटा टेक्सोनोमी। परेशान तो नहीं हो गए आप लोग मैम, है ना। गरिमा मैम की क्लास नहीं आ रही भाई, बताना मुझे जरा कमेंट के अंदर, जरूर बताओ कमेंट में भाई, गरिमा मैम कहाँ चली गई, क्लास नहीं आ रही मैम आपकी, है ना, दुखी तो नहीं हो गए हो। चलो जी, टेक्सोनोमी बेटा क्या है टेक्सोनोमी, भाई ऑल ऑफ द अबव है, टेक्सोनोमी इज ऑल ऑफ द अबव, उसमें आइडेंटिफिकेशन भी की जाती है, नॉमेनक्लेचर भी किया जाता है और क्लासिफिकेशन भी किया जाता है ना भाई। रिकॉग्नाइज करते हैं ना ऑर्गेनिज्म को, डिटरमाइन करने देखते हैं भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये, फिर उसको उसके डिटर्मिनेशन के बेसिस पे उसका नाम रखा जाएगा, कैसा नाम, साइंटिफिक नेम। हिल जाता है भाई ये, कुछ दिक्कत है इसको, साइंटिफिक नेम, उसी को नॉमेनक्लेचर बोल दिया। फिर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं भाई, ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ना, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, पढ़ा था ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहीं का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अच्छा बच्चों, आप सभी से मैं बोलना चाहूंगी, अभी नीट का एग्जाम है ना, अभी हुआ है रिसेंटली, अभी संडे को ही तो हुआ है, तो आप सब ने नीट का पेपर जरूर देखना है, क्वेश्चन पेपर देखो कि क्या क्वेश्चन आए थे, सिलेबस सेम है आप लोगों का, नीट के पीवाईक्यूज कर सकते हो आप, फोकस करो, नीट के पीवाईक्यूज से आपको बहुत हेल्प होएगी, डेफिनेटली नीट के पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करो, ठीक है। और अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसका पेपर जरूर उठा के देखो, देखो क्या क्वेश्चन आए थे, उसमें से बहुत हेल्प होएगी बच्चों, होगी, मैं बता रही हूँ आपको, सब बच्चों ने देखना है नीट का एग्जाम, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस इज, क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, एमनियोसेंटेसिस नहीं आएगा, एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, ठीक है। अब हुआ ये क्वेश्चन कंप्लीट, तो अब बताओ क्या है भाई, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है, एक टेस्ट टाइप का है, तो इनमें से किस चीज को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है।
एमनियोसेंटेसिस बेटा, जिसके अंदर क्या कलेक्ट करते हैं, किसका सैंपल लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है जेनेटिक एनालिसिस के लिए, ये देखने के लिए कि किसी तरीके की कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है ना। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, ठीक है। सो व्हाट इज नाउ, अब ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या है भाई, देखो जब एम्ब्रियो, जब फीटस होता है, जब बच्चा होता है माँ के पास यूट्रस में, वॉर्म में, तो वो एक प्लेसेंटा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोटेक्टेड रहता है प्लेसेंटा में, उसी प्लेसेंटा से उससे न्यूट्रिशन भी मिलते हैं, ठीक है। उसमें ही एक फ्लूइड भरा हुआ है जो कि शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड होता है, जो बच्चे को फर्दर और प्रोटेक्शन देता है। इसके और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। तो उसी एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है और उसी प्रोसेस को हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। और क्यों लिया जाएगा, टू डिटेक्ट दी क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए ये करा जाता है, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस। क्लियर, बढ़ जाएं आगे, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम दैट हेल्प इन क्लॉट डिसोल्यूशन, कौन सा एंजाइम है जो क्लॉट को डिसॉल्व करता है, पिघलाता है भाई, पिघलाने में कौन सा एंजाइम मदद करेगा, साइक्लोस्पोरिन, पेक्टिनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, प्रोटीएस, बहुत सिंपल। सोचो, सोचो बेटा सोचो, अब यहाँ पर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, इसको सोच के बताओ मुझे क्या आंसर हो सकता है भाई। और सिंपल ही है ये, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। बेटा बेटा ध्यान से सुनेंगे, वो एंजाइम जो क्लॉट को डिसॉल्व करने में यूज होता है उसका नाम है स्टेप्टोकाइनेस। क्या नाम है भाई, स्टेप्टोकाइनेस, बैक्टीरियल एंजाइम है, बैक्टीरियल एंजाइम होता है बेटा। क्या करता है ये ऐसा कि क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है, ये प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट कर देगा जिससे कि क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है। और इसको यूज किया जाता है बहुत सारी ऐसी कंडीशन में जहां क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। क्या करेगा, लिख लो इस एक्शन को भी, इट कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। अब प्लाज्मिन कन्वर्जन से होगा क्या भाई, भाई प्लाज्मिन कन्वर्जन से क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है, सिंपल सी बात। ये एक बैक्टीरियल एंजाइम है, सो कौन से बैक्टीरिया से मिल रहा है, बैक्टीरियम स्टेप्टोकोकस, कहाँ से आ रहा है, स्टेप्टोकोकस से। ये भी लिख लो, क्या पता ये पूछ लें कि कौन से बैक्टीरिया से मिलता है, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरियम से एंजाइम निकलता है स्टेप्टोकाइनेस, जिसको ब्लड क्लॉट डिसॉल्व करने में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन जो पहला ऑप्शन है वो बेटा इम्यूनोसप्रेसेंट है। क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट, ऐसी मेडिसिन जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा, तो ये तो आपका क्लॉट डिसॉल्व करने में कोई फायदा करेगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें पेक्टिनेस, तो पेक्टिनेस क्या करता है भाई, पेक्टिनेस पेक्टिन को तोड़ता है। और ये पेक्टिन क्या है, ये सेल वॉल में मिलता है, प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है पेक्टिन, उसी पेक्टिन को तोड़ने के लिए ये पेक्टिनेस एंजाइम काम करेगा। लास्ट ऑप्शन है बेटा प्रोटीएस। अब ये प्रोटीएस क्या है भाई, प्रोटीएस भी आपका बेसिकली एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाता है, ब्रेक करता है किसको, प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई प्रोटीएस का क्या काम है, पैक्टिनेस का क्या काम है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लियर बच्चा,
चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बेलेंगुलोसिस इज अ मेंबर ऑफ विच फाइलम। बेटा थोड़े दिन पहले ही लास्ट क्लास एनिमल किंगडम की ही हुई है। अगर किसी ने गलत आंसर दिया इसका मतलब बच्चों आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। साफ है, डायरेक्टली बोल रही हूँ बेटा। इससे सिंपल क्वेश्चन एनिमल किंगडम से कोई नहीं हो सकता, और पढ़ाया भी है मैंने, स्पेसिफिकली इसके ऊपर फोकस भी करा था। तो अगर गलत आंसर किसी ने दिया तो मैं बता रही हूँ ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी कि हम टीचर्स आपके फोन में से, आपके लैपटॉप में से बाहर निकल के आपकी कुटाई करके जाएं। तो जल्दी से भाई आंसर बता दो मुझको। बेलेंगलोसस कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? एनिमल किंगडम में पढ़ा था। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सिलेंट्रेटा या हेमिकॉर्डेटा? बताओ भाई। सिंपल है बेटा, किससे बिलोंग करता है? हेमिकॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है। किससे? हेमिकॉर्डेटा। ये बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस। ठीक है, किस किसने दिया गलत आंसर जल्दी से बता दो। सच सच, सच्ची सच्ची बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिलेशनशिप डज लाइकन शोज? लाइकन पढ़ा था हमने, किसकी किससे एसोसिएशन होती है लाइकन, वो पहले बताओ और फिर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्या लाइकन क्या है बेटा? हमने पढ़ा भी था, लाइकन भी पढ़ाया था मैंने। क्या है लाइकन? व्हाट इज लाइकन? पढ़ा था हमने लाइकन। लाइकन किसके बीच का एसोसिएशन होता है? फंगस और एसोसिएशन बिटवीन, वेरी गुड। मैं ये तो चलो आप सब जानते होंगे लगभग, फंगस एंड एल्गी, है ना। वर्ड में फंसोगे लेकिन, है ना, वर्ड्स में फंस रहे हो ना कि भाई एसोसिएशन तो हमें पता है कि फंगस और एल्गी का एसोसिएशन जो होता है उससे लाइकन बोलते हैं, बट ये किस तरीके का रिलेशनशिप है भाई, कैसा रिलेशनशिप है ये बताना है। तो वर्ड में फंसोगे आप, ये मैं पता है मुझे, सब जानते हो, है ना, जानते हो ना। हाँ जी, सोचो दोनों क्यों एसोसिएट हो रहे होंगे। चलो देखते हैं। देखो ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिससे दोनों को बेनिफिट हो रहा है। फंगस को भी बेनिफिट होता है बेटा, एल्गी को भी बेनिफिट होता है। तो जब दोनों को बेनिफिट हो रहा है तो उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? उस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये हो गई म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पर इस एसोसिएशन के फंगस क्या करेगी? फंगस प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर। क्या प्रोवाइड करने का काम है फंगस का? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम है, एंड साथ साथ प्रोटेक्शन भी, स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी क्या प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर? एल्गी फोटोसिंथेसिस करवा रही है, फोटो सिंथेसिस करवा रही है। तो ये दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिशियल है, न्यूट्रिशन मिल रहा है एक से, और एक से उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, समझ में आया। तो जब दोनों को बेनिफिट होता है उस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, या यहाँ पर आप इसको म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोल सकते हो। ठीक है,
ठीक है, अगर एक बार हम बाकी भी देख लेते हैं, बाकी के जो टर्म है ये भी देखेंगे। कम्युनलिज्म जो है बेटा, ये भी दो जनों की ऐसी रिलेशनशिप होगी, लेकिन बेनिफिट एक को होगा, जो दूसरा होगा ना उसे नुकसान होगा ना बेनिफिट होगा। यानी कि फायदा एक ही को हो रहा है, जो दूसरा पर्सन है या जो भी एसोसिएशन में है उसको ना तो हार्म होगा ना कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे कि रिमोरा फिश और शार्क। रिमोरा फिश जो होती है वो शार्क की बेली पे अपने आप को अटैच कर देती है, तो उसे फ्री में घूमने को मिल जाता है। ठीक है, उसको घूमने को मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म तो सिंपल आपका वन साइडेड रिलेशनशिप है। एक ऑर्गेनिज्म जो है लिव करता रहेगा होस्ट के अंदर, और होस्ट को क्या होगा, हार्म होगा। जैसे हमारे अंदर कोई पैरासाइट आ गया तो पैरासाइट को तो हेल्प हो रही है भाई, है ना, लेकिन हमको तो अंदर से वो डिजीज कॉज कर रहा है, तो पैरासाइटिज्म ये हो गया। एंड लास्ट है आपका ए मेंसलिज्म। ये ए मेंसलिज्म क्या है बेटा, ये थोड़ा रेयर रिलेशनशिप है जहां पर स्पीशीज हार्म भी होते हैं और इनहिबिट भी होते हैं, और जो दूसरा है वो टोटली अनअफेक्टेड रहता है। यानी कि एक को तो कोई असर नहीं होगा और जो दूसरा है उसको हार्म होगा। ठीक है, या वो इनहिबिट हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है पूरी तरीके से। राइट, समझ में आ गया। इन सब के वर्ड्स, इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। कम्युनलिज्म क्या था, एक को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना हार्म ना बेनिफिट। पैरासाइटिज्म में क्या था, जो पैरासाइट है उसको बेनिफिट हो रहा है पर जिसकी बॉडी में वो रह रहा है उसको तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, ए मेंसलिज्म में क्या था, एक जो है एक का तो नुकसान ही नुकसान है, और जो दूसरा है केवल यहाँ पर उसी को मजा आएगा, उसी को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसे कोई फायदा नहीं होगा, एक्चुअली कोई असर ही नहीं होगा। एक बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेगा, कोई असर नहीं, कोई भी असर नहीं, और दूसरा जो है वो उसका नुकसान। जैसे समझो, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें बहुत पीटा जाता है तो एक पॉइंट पे वो ढीठ हो जाते हैं। अब जब दोबारा मार पड़ती है ना तो उस बच्चे पे कोई असर नहीं होता, लेकिन जिसने मारा है, अगर मम्मी ने मारा है तो मम्मी का हो जाता है दिमाग खराब। दैट इज एमेंसलिज्म। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज लीस्ट सिमिलैरिटी। भाई इनमें से लीस्ट सिमिलैरिटी किसमें है, भाई सिंपल है ये क्वेश्चन। फिर से अगर गड़बड़ करी तो पिटाई हो सकती है भाई, देख लो कुटाई हो जाएगी। विच हैज द लीस्ट सिमिलैरिटी, सबसे कम सिमिलैरिटी किसमें है। स्पीशीज, फाइलम, फैमिली या जीनस, लीस्ट सिमिलर कौन सा है। चलो, इन सब में से अगर हम देखें, सो जो लीस्ट सिमिलर है वो फाइलम है, बिकॉज ये किससे बिलोंग कर रहा है, हाई टेक्सोनॉमी से बिलोंग कर रहा है। हाई टेक्सो नॉमी से बिलोंग करता है फाइलम। ठीक है, हाई टेक्सोनॉमी लेवल। जबकि जो बाकी के तीन है वो स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं। ठीक है, स्पीशीज, फैमिली एंड जीनस, तो ये सब स्पेसिफिक कैटेगरीज है। ये सब हम साथ में हमने जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वहां पे मैंने बताया था आपको। ठीक है, सो ये सब अदर जो है प्रोग्रेसिवली सम मोर स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं ये। ठीक है, सबसे कम इनमें से एसोसिएटेड या लीस्ट सिमिलर कोई है तो वो फाइलम है। वो रीजन क्या है उसका, कि वो हाई टेक्सोनॉमी लेवल से बिलोंग करता है, इसी वजह से इन सब से थोड़ा सा वो अलग है। ठीक, चलो सिंपल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 100 ml of deoxygenated blood डैश कैरीज डैश ml of CO2 टू दी एल्विलॉय। 100 ml डिऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कितनी CO2 होती है। सिंपल, 4 ml, 5 ml, 15 ml, 20 ml। बताओ कितनी होती है, हाउ मच, हाउ मच अप्रोक्सीमेटली बतानी है कि 100 ml डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो उसमें कितनी ml जो है वो CO2 होगी। चलो, आंसर है बेटा 4 ml।
आंसर इज 4 ml। जब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम कौन से ब्लड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वीनस ब्लड, है ना। तो 100 ml ऑफ वीनस ब्लड के अंदर 4 ml ऑफ CO2 जो है वो प्रेजेंट होगी। सिमिलरली अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितनी होती है, भाई कितनी ऑक्सीजन होगी जो डिलीवर हो रही है टिश्यूज को, देखो ऑक्सीजन तो टिश्यूज के पास जाएगी, तो ऑक्सीजन होती है 5 ml, O2 इज 5 ml जो कि डिलीवर होगी टू टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जा रही है आगे को। ठीक है, कहाँ जा रही है भाई, एल्विलॉय को जा रही है। बट कैसे कैरी होता है ये सब ट्रांसपोर्ट होता है 3 तरीकों से, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, डिजोल्व स्टेट की फॉर्म में, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ये CO2 का पूरा जो ट्रांसपोर्ट है ये होता है। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 इज कैरीड इन 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होती है डिजोल्व फॉर्म में, और इसी की मदद से रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज अक्कर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज नॉट रिलेटेड टू ब्लड कोएगुलेशन। इन निम्न ऑप्शन में से कौन सा वो कॉम्पोनेंट है ब्लड का जो ब्लड कोएगुलेशन से रिलेटेड नहीं है, सोचो सोचो बेटा, सिंपल है, ब्लड की प्रॉपर्टीज याद करो, ब्लड में क्या क्या होता है वो सब याद करो, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। याद करो बच्चों, याद करो क्या क्या होता है ब्लड में। देखो, ब्लड के अंदर बेटा प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है वही तो प्लाज्मा है। ब्लड में फिब्रिनोजन होता है, मेन प्रोटीन है, क्लॉटिंग प्रोटीन। एंड ब्लड में थ्रोम्बोसाइट यानी जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं, ये भी होता है। तो इसका मतलब आंसर इज सीरम। तो सीरम क्या है, व्हाट इज सीरम, सीरम को हम क्या बोलेंगे, क्या है ये सीरम। सीरम सिंपल है बेटा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है उसे हम सीरम बोलते हैं। समझ आ रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, उसी प्लाज्मा में जब क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते तब उसको हम सीरम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, वो फिब्रिनोजन क्या है, वो तो मेन प्रोटीन है, क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स हैं, ये भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सीरम ही नहीं है, सीरम में कोई क्लॉटिंग फैक्टर है नहीं। ठीक है, तो ब्लड कोएगुलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्लेटलेट भी ब्लड में हेल्प करेंगे कोएगुलेशन में, फिब्रिनोजन तो करता ही है, और प्लाज्मा तो है ही लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। तो डेफिनेटली ये तीनों इंक्लूडेड है ब्लड कोएगुलेशन में, सिवाय सीरम के, क्योंकि सीरम में सिंपल है भाई, प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर होते ही नहीं है उसी को तो हमने सीरम बोल दिया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ, बीटी टॉक्सिन इज एक्टिवेटेड इन, ये बीटी टॉक्सिन कहाँ एक्टिवेट होता है। बीटी टॉक्सिन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। चलो आंसर देखते हैं बेटा, आंसर है ए, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। सो पहले बात करेंगे ये बीटी टॉक्सिन है क्या। सी, एक टॉक्सिन है, कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस। ठीक है क्या, ये एक टॉक्सिन होता है बेटा, कौन प्रोड्यूस करता है, एक बैसिलस है थ्रूइनजिएंसिस, वो इसको प्रोड्यूस करेगा, और वो एक्टिवेट तब होगा जब गट की एल्कलाइन पीएच के माध्यम में वो आएगा। ठीक है, उसी से एक्टिवेट वो करवाया जाता है। कब होता है ये बेसिकली
ट्रिगर करता है टॉक्सिसिटी जब इंसेक्ट इसको इंजेस्ट कर लेते हैं तो। ठीक है, तो किसने कहाँ से आया, एक बैसिलस से आया थ्रू इन जेनेसिस, इसने इसको प्रोड्यूस करा, इसने इसको प्रोड्यूस करा। समझ आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। ठीक है, सो ये है क्या, ये एक बैक्टीरियम बैसिलस थ्रू इन जेनेसिस से प्रोड्यूस होता है, एक तरीके का बायोलॉजिकल वेपन होता है बेटा। ठीक है, ये जो वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन प्रोड्यूस होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और इसकी इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। इनएक्टिव फॉर्म इज इनएक्टिव फॉर्म प्रोटॉक्सिन। तो जब कोई इंसेक्ट इसको खा लेगा, तब उस इंसेक्ट की जो गट है ना, उसकी पीएच की वजह से ये एक्टिवेट होता है और अपना काम करता है, टॉक्सिसिटी करता है। ठीक है, क्लियर। बेसिकली टॉक्सिसिटी से वो जो भी इंसेक्ट है जिसने इसको खाया था वो मर जाएगा। समझ में आ गया क्या है बीटी टॉक्सिन? एक टॉक्सिन है जो बैसिलस थ्रू इन जेनेसिस से प्रोड्यूस होता है, इसकी ये मेनली इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है जिसका नाम प्रोटॉक्सिन है। ये कब एक्टिव होता है? जब इसको इंसेक्ट का मिड गट का पीएच मिलता है, तो कोई जो इंसेक्ट है गलती से इसको खा लेगा, उसके गट में ये चला जाएगा टॉक्सिन, और उसकी वजह से उसको उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। विच हार्मोन मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम? ये मैंने पढ़ाया भी है, ये लास्ट क्लास लास्ट पीवाईपी में भी मेरे ख्याल से हमने ये क्वेश्चन करा था। ये क्या आ गया, लास्ट पीवाईपी में भी किया था, कौन सा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, और मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया भी था। सो सिंपल आंसर है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन ही मेंटेन करके रखता है, थिकन करके रखता है यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। राइट, चलो नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल की डिग्रेडेशन किसकी वजह से नहीं होती? सिंपल है, अगेन सिंपल। सेलुलोज से होती है, होती है। लाइजोसोम से होती है, होती है। काइनेटेज से होती है, होती है। तो क्या बचा? लाइपेज। लाइपेज से नहीं होती, क्योंकि लाइपेज किसको तोड़ता है? लिपिड्स को तोड़ता है, सेल वॉल को नहीं तोड़ता। इट कॉज ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। लिपिड्स की सेल वॉल को तोड़ता है, सॉरी, लिपिड्स को तोड़ता है, सेल वॉल को नहीं तोड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। विच न्यूरॉन हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन? कौन सा न्यूरॉन है जिसपे एक डेंड्राइट और एक ही एक्सॉन होता है? देखो न्यूरॉन के बहुत टाइप है हमारे पास, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बायपोलर, एपोलर। तो बताओ, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन अगर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सिंपल है, न्यूरॉन सबने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, आंसर है बेटा बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन में ही एक तरफ से डेंड्राइट निकलता है, एक तरफ से एक्सॉन निकलता है। ठीक है, एक तरफ से डेंड्राइट, एक तरफ से एक्सॉन। सेंसरी न्यूरॉन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? सेंसरी न्यूरॉन की तरह काम करेगा। क्लियर। अगर बाकी के देखें, मल्टीपोलर में क्या होगा भाई? मल्टीपोलर न्यूरॉन कैसा होता है? मल्टीपोलर कैसा होता है बेटा? मल्टीपोलर में कितने डेंड्राइट, कितने न्यूरॉन बताओ? मल्टी भी बताओ, ए पोलर बताओ, यूनिपोलर बताओ। मल्टी में एक एक्सॉन,
वन एक्सॉन, टू और मोर डेंड्राइट। नाम ही मल्टी है तो डेफिनेटली यहाँ चीजें ज्यादा होंगी। तो यही ऐसा हो रहा है, एक एक्सॉन है, दो या उससे ज्यादा डेंड्राइट है। यूनिपोलर में सेल बॉडी है, सिर्फ एक प्रोसेस होगा, जनरली एक्सॉन, है ना। सेल बॉडी विद ओनली वन प्रोसेस, यूनिपोलर। विद वन प्रोसेस, वो वन प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सॉन होता है। ठीक है। एंड फिर हमारे पास था बायपोलर, वो तो हमने देख ही लिया। लास्ट ऑप्शन है ए पोलर। ए पोलर के अंदर ना एक्सॉन होगा ना डेंड्राइट होगा, सिंपल, ना तो एक्सॉन ना डेंड्राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिनाइन डेरिवेटिव ऑफ, एडिनाइन जो है किसका डेरिवेटिव है भाई, किससे बना है, किस चीज का डेरिवेटिव है ये एडिनाइन, बताओ। एडिनिन किसका डेरिवेटिव है, टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता दो बेटा। कुछ लग रहा है डिफिकल्टी भाई, हाँ मैम बहुत कुछ है, अभी तैयारी नहीं हो रही है, लग रहा है किसी बच्चे को ऐसे लग रहा है। पहली बात तो एडिनाइन है क्या, एडिनाइन क्या होता है, प्यूरीन बेस होता है। क्या होता है, प्यूरीन बेस इन डीएनए और आरएनए, है ना। डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला एक एक प्यूरीन बेस होता है। ठीक है। एंड आएगा वैसे, और मत लिखना, और से तो ऑप्शन हो जाता है, डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन बेस होता है एडिनाइन। तो ये एडिनाइन किससे डिराइव करा गया है ये बताना है आपको। तो ये डिराइव किससे किया जाता है बेटा, साइटोकाइन से डिराइव किया जाता है, जिसे हम काइनेटिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिन। ठीक है, क्लियर, काइनेटिन। सो काम क्या है इसका, क्या करवाएगा ये, क्यों प्रेजेंट है ये, इसका काम है प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन को प्रमोट करवाना, यानी कि साइटोकाइनेसिस करवाना इस डेरिवेटिव का काम है। कहां से आया, साइटोकाइनिन से आया था। ठीक है, राइट। बाकी ऑप्शन देखें, ऑक्सिन जो होता है वो इंडोल ग्रुप का डेरिवेटिव है। ठीक है, जीए यानी गिबरेलिक एसिड, गिबरेलिक एसिड, एथाइलिन आपका गैसेस आएगा, गिबरेलिक एसिड आपका अलग है। ठीक है, देन अगर हम ABA इज एब्सिसिक एसिड, ABA इज एब्सिसिक एसिड, सिसिक एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन मैंने बता दिया, जीए और लिख लो, जीए है गिबरेलिक एसिड, इंडोल का डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव है इंडोल ग्रुप, इंडोल कंपाउंड्स का डेरिवेटिव है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। देखो भाई, एंटीबॉडी से क्वेश्चन आया है, कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA होती है। कौन सी होती है बेटा, IgA होती है। कोलोस्ट्रम क्या है, फर्स्ट मिल्क, जो जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो बच्चे को पहला दूध दिया जाता है, दैट इज कोलोस्ट्रम, ब्रेस्ट के अंदर पाया जाता है। इससे क्या मिलेगा बच्चे को, पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी, पैसिव इम्यूनिटी, it will provide passive immunity to the child, colostrum। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का कौन सा इनमें से प्रोडक्ट नहीं है, लाइट रिएक्शन का कौन प्रोडक्ट नहीं है।
लाइट रिएक्शन, चलो। सो लाइट रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट नहीं है? आंसर है बेटा H2O। H2O जो होता है वो बेसिकली कंज्यूम होता है। जब लाइट रिएक्शंस होती हैं, उन लाइट रिएक्शंस के अंदर ये H2O कंज्यूम हो जाता है, देयरफॉर इट इज नॉट द प्रोडक्ट, इट इज कंज्यूम्ड। इसकी मदद से रिएक्शन बेसिकली होगी, ठीक है, ये कंज्यूम हो जाता है जब भी रिएक्शन हो रही है, ताकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सके, एटीपी प्रोड्यूस हो सके और NADPH प्रोड्यूस हो सके। तो इसका मतलब ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। तो जब फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट रिएक्शन है ना फोटोसिंथेसिस, तो उस लाइट रिएक्शन में H2O तो कंज्यूम हो रहा है, और मिलेगा क्या उस रिएक्शन से? NADPH मिलेगा, O2 मिलेगा, ATP मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। भाई ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस याद करो, जो जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है वहीं से क्रेब साइकिल का शुरुआत होता है, वहीं से क्रेब साइकिल जो है शुरू होगी। बताओ ये ग्लाइकोलिसिस की कहानी, ग्लाइकोलिसिस की कहानी बेटा। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूको, ग्लूको या ग्लाइको, ग्लाइको इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज, एंड ये क्या है? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी कि ये बच्चों कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, और जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें मिलता है पायरुविक एसिड। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। फिर इन्हीं पायरुविक एसिड के पास ऑप्शन होता है, और यही बाकी आगे जाकर के क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा। पहला प्रोडक्ट होता है ये क्रेब साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? राइट। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये PGA, PGA क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये भी प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, लेकिन मिड प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट, दौरान हो रहा है, एंड प्रोडक्ट नहीं है। सबसे लास्ट में पायरुविक एसिड ही बनेगा, ठीक है। लास्ट में आपको पायरुविक एसिड ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में ये भी बेसिकली प्रोड्यूस होता है जब लिंक रिएक्शन होती है, ठीक है। जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा तब वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो ये भी नहीं आएगा। और सिट्रिक एसिड क्रेब साइकिल का पहला प्रोडक्ट है, क्रेब साइकिल का पहला प्रोडक्ट है। तो इस पायरुविक एसिड के पास 2 ऑप्शन होते हैं, ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है, उसके हिसाब से फिर ये आगे जाकर के क्रेब साइकिल में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हार्ट डब साउंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। देखो हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में लब डब साउंड होती है, नॉर्मल हार्ट साउंड जिसे हम कहते हैं। तो ये हार्ट साउंड कहाँ से आ रही है? आएगी वेल्व से, लेकिन कौन सी वेल्व से आ रही है भाई? कौन सी वेल्व के बंद होने से आ रही है, या क्लोजिंग से आ रही है? ओपनिंग से आ रही है कि क्लोजिंग से आ रही है? बताओ। लब डब, लब एंड डब ये नॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं जो वेल्व की वजह से आती हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो साउंड है ये कब आ रही है। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल। चलो बेटा, डब साउंड तब आती है जब सेमी ल्यूनार वेल्व क्लोज होगी। सेमी ल्यूनार में आती है एओर्टिक वेल्व एंड पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। सेमी लूनार में ये दोनों आती हैं, इनके क्लोजर पर जो आवाज आएगी हमारे हार्ट के अंदर उसे हम डब बोलते हैं। इसके अलावा एक और साउंड होती है जिसे हम लब बोलते हैं। ये कब आती है? ये किसके क्लोजर पे आएगी? क्लोजर ऑफ, किसके क्लोजर पे आएगी? कौन सी और वेल्व लिखी हुई है यहाँ पर हमारे पास? और कौन सी वेल्व लिखी है बेटा हमारे पास? एवी वेल्व है ना। एवी वेल्व क्या होती है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो ये आती है एवी वेल्व के क्लोजर पे।
तो हो सकता है डब पूछ ले या लब पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। जब भी वाल्व का क्लोजर होगा, अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो रही है यानी कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हो रही है, तो आपको जो आवाज आएगी उसे हम लब बोलते हैं। और जब सेमिलुनर वाल्व जिसमें पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व आते हैं, जब ये क्लोज होगी तो जो साउंड आएगी उसे हम डब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप वेक साइकिल इज, स्लीप वेक साइकिल इज क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। इज रेगुलेटेड बाय, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को? थाइमस, थायराइड, एड्रेनालिन या मेलेटोनिन? आंसर इज बेटा मेलेटोनिन। मेलेटोनिन कौन प्रोड्यूस करता है? पीनियल ग्लैंड, प्रोड्यूस्ड बाय, छोटा सा एक ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड, इस ग्लैंड से ये मेलेटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसी मेलेटोनिन का काम होता है हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करके रखना। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। आंसर बताओ, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। चलो बच्चों मैच करो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 विद कॉलम 2। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है, तो मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं आपको। सो मेनली कुछ माइक्रोब दिए गए हैं, उन माइक्रोब्स का स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है वो आपको बताना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी ए, एस्परजिलस नाइगर की अगर हम बात करते हैं, एस्परजिलस नाइगर की अगर हम बात करते हैं तो ये मैच करेगा सिट्रिक एसिड से। देन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम इज ब्यूटायरिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई विल मैच विद एसिटिक एसिड, लैक्टोबैसिलस और लैक्टोबैसिलाई जो होता है दैट मैचेस विद लैक्टिक एसिड। सो कौन सा माइक्रोब कौन से एसिड के साथ स्पेसिफिक है वो बताना था, बहुत सिंपल था, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टाइडल वॉल्यूम इज, भाई टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? पहले तो याद करो टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, फिर आंसर पे जाना। So tidal volume is normal volume of air inspired or expired during a relaxed breathing, है ना, which is normally 500 ml। ठीक है, 500 ml होती है हेल्दी एडल्ट की। इसका क्या मतलब है भाई? नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान एक पर्सन अप्रोक्सीमेटली 500 ml एयर जो है इनहेल कर लेता है। राइट, सिंपल था। ओके, पेन चेंज नहीं किया हमने, बी था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बुमिनस सीड क्या है? एल्बुमिनस सीड, एग्जाम्पल ऑफ एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल बेटा। क्या होता है एल्बुमिनस सीड? ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है ना, सीड इन विच एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम। इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, उसे हम एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? बार्ले, मेज, व्हीट या ग्राउंड नट?
ग्राउंड नट हो गया, पीनट हो गया, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं एल्बुमिनस सीड के, क्योंकि ये जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए अच्छे वाले न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये बहुत बढ़िया सोर्स होता है फूड की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। भाई एग्जाम्पल बताना है आपको, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है फंगाई वाले टॉपिक से। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, है ना, इम्परफेक्ट फंगाई, क्या बोलते हैं इनको, इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। इसी के एग्जाम्पल बताने हैं, बता दो भाई क्या है। सिंपल है बेटा, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रिकोडर्मा, ऑल्टरनेरिया, कलेक्ट्रियोट्रिकम। ये सब इम्परफेक्ट फंगाई यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट अबाउट ट्राइकोम। ट्राइकोम के बारे में इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन दिया गया है, वो इनकरेक्ट है। ट्राइकोम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ट्राइकोम क्या होता है, ये ट्राइकोम। ट्राइकोम ट्राइकोम क्या है बेटा, जो प्लांट की एपिडर्मिस में हेयर लाइक ग्रोथ होती हैं, जो प्लांट की एपिडर्मिस में हेयर लाइक ग्रोथ होती हैं, उसे हम ट्राइकोम कहते हैं। तो क्या ये ट्राइकोम यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, स्टेम में प्रेजेंट है, एपिडर्मल टिश्यू में। देखो इनकरेक्ट बताना है, तो अभी जस्ट मैंने बोला प्लांट के एपिडर्मिस में होती है, तो डेफिनेटली ये ठीक है। स्टेम में होगी, ये भी ठीक है। कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, ये होती हैं मल्टी सेलुलर, यूजुअली दे आर मल्टी सेलुलर। तो इसका मतलब क्या इनकरेक्ट था कि ये यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर नहीं होती, यूजुअली दे आर मल्टी सेलुलर। ये सॉफ्ट हो सकती है, स्टिफ हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिसे हम ट्राइकोम बोलते हैं। राइट, चलो ये सब मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन है बेटा। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट रप्चरिंग ऑफ ग्राफीन फॉलिकल हार्मोन। ग्राफीन फॉलिकल के रप्चर के हार्मोन जो होता है, जो हार्मोन रप्चर करा रहा है, उस हार्मोन के बारे में आपको बताना है। विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ग्राफीन फॉलिकल के रप्चर हार्मोन के बारे में गलत है। सिंपल है बेटा, बेटा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, नहीं, प्राइमरी oocyte कब बनता है, जब फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तब प्राइमरी oocyte बनता है। जब ग्राफीन फॉलिकल रप्चर होगा, उस रप्चर से तो सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम और एलएच बढ़ेगा, ये सब ठीक है, सिर्फ ये गलत है कि प्राइमरी oocyte बन रहा है। प्राइमरी oocyte तो पहले ही फॉर्म हो जाता है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए। भाई डीएनए में किस तरीके का बॉन्ड देखा जाता है। कौन सा बॉन्ड देखा जाता है, कार्बन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, या इनमें से कोई भी नहीं। बताओ भाई, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है डीएनए के स्ट्रक्चर में, डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है। जल्दी से बेटा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे।
चलो, आंसर इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जी, डीएनए जो है वो सब बने हैं हमारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, ठीक है, जो कि लिंक करता है जो कि लिंक करता है शुगर ऑफ एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है, क्लियर, राइट। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लिंक करेगा शुगर को एक न्यूक्लियोसाइड के दूसरे फॉस्फेट ग्रुप के साथ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन बेटा, कलरलेस प्लास्टिड इज, कलरलेस प्लास्टिड कौन सा होता है? कलरलेस प्लास्टिड कौन सा होता है? कलरलेस प्लास्टिड कौन सा होता है? कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड बेटा, आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट बच्चे, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, कहाँ मिलते हैं? प्लांट सेल में। फाउंड इन प्लांट सेल, कहाँ मिलेंगे? प्लांट सेल। क्या काम है? स्टोर करते हैं किसको? स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन को, इन सब में काम आते हैं। कलरलेस होते हैं ये, ठीक है, बाकी सब में कलर प्रेजेंट है, राइट, राइट बेटा, क्लियर हो गया। चलो, सो ओवर एंड ऑल आज के इस सेशन में हमने एम्स का बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का जो है वो हमने यहाँ पर उसका बायोलॉजी सेक्शन कवर किया है। बायोलॉजी सेक्शन बेटा हमने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आप सभी को एक बहुत बढ़िया आइडिया इससे लग गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। अब आपने क्या करना है, देखो इस पूरे सेशन में बहुत सारे बच्चों के ऐसे होंगे आंसर जो गलत जा रहे होंगे या कुछ कंसेप्ट होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो तुरंत ही हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है और पढ़ना है। हर क्वेश्चन को पढ़ो, उसके ऑप्शन देखो, हर ऑप्शन को देखो ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये ऑप्शन सही क्यों है, ठीक है। जहां कंफ्यूजन है कमेंट्स के अंदर मेंशन कर देना, मैं क्लियर कर दूंगी आपका कंफ्यूजन, ठीक है। क्लियर है? तो होमवर्क यही है कि रिवीजन जारी रखनी है बेटा, रिवीजन जारी रखेंगे। और सभी को नीट का जो एग्जाम अभी हुआ है उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है, जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए, सो आई होप आज के इस सेशन में आप सभी की जो तैयारी है, जो आप इतनी मेहनत से कर रहे हो, वो थोड़ी और स्ट्रेंथन हुई होगी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है आज के सेशन से तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।